33 साल का एक नौजवान एन वक्त पर इसलिए मुख्यमंत्री बन जाता है दिल्ली का कि जिसको दिल्ली की शपथ लेनी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री की, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है और दिल्ली को पहले एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री मिलते हैं। एक वक्त दिल्ली में ऐसा आता है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी प्याज की वजह से चली जाती है कि शीला दीक्षित के पहले दिल्ली का कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाता। मदन लाल खुराना की कुर्सी हवाला कांड में चली जाती है, साहब सिंह वर्मा की कुर्सी प्याज के दामों में चली जाती है, सुषमा स्वराज महज 55 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनती हैं। इसी बीच में दिलचस्प कहानी ये होती है कि क्लीन चिट मिल जाती है मदन लाल खुराना को हवाला कांड से। हाँ, तो जब क्लीन चिट मिल जाती है तो वो शीर्ष नेतृत्व से कहते हैं कि भाई मेरी कुर्सी लाओ, और कुर्सी पे बैठे थे साहब सिंह वर्मा। उन्होंने कहा मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं, मैं नेता हूं विधायकों का, विधायक सब मेरे पक्ष में हैं। तो होता क्या है कि मदन लाल खुराना धीरे धीरे जैसे दुष्यंत चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया और खट्टर साहब को केंद्र में ले गए और नायब सिंह सैनी को ले आए, तो एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट करने की कोशिश करी। तो ये फॉर्मूला उस वक्त बीजेपी ने इंप्लीमेंट किया था दिल्ली में भी। और फिर एक दिन वो आता है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ता है। न केवल आरोपों का सामना करना पड़ता है, उनको जेल जाना पड़ता है। और जब वो जेल चले जाते हैं तो जेल से शासन चलाते हैं दिल्ली का। एलजी के साथ उनका लगातार कंट्राडिक्शन रहता है। और जब जेल से बाहर जमानत पे आते हैं तो चुनाव नजदीक देख करके अरविंद केजरीवाल बड़ा दांव खेल देते हैं और वो आतिशी को, जो देश इस समय दिल्ली के युवा मुख्यमंत्रियों में दूसरे नंबर पे हैं, ब्रह्म प्रकाश यादव 33 साल की उम्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, और अब आतिशी दूसरी युवा सेकंड नंबर पे, ये सेकंड जो सबसे कम उम्र की। और आतिशी जो है उस कुर्सी को खाली छोड़ देती हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे। तो वो ये मैसेज देती है कि जैसे जो है भरत ने शासन किया था राम के जाने पे उनकी खड़ाऊ रख के, तो ऐसे ही एक सफेद तौलिया खाली कुर्सी पर पड़ा रहता है, बराबर की कुर्सी पे बैठती हैं आतिशी। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मुझे आप सब लोग मैंडेट देकर ये साबित नहीं कर देते कि मैं निर्दोष हूं। वो ये नहीं कहते कि मुझे निर्दोष होने की क्लीन चिट न्यायालय दे दे तब मैं कुर्सी पे बैठूंगा। वो कहते हैं कि अगर जनता फिर से आम आदमी पार्टी को सत्ता में ले आती है तो ये मोहर होगी क्लीन चिट की मेरे लिए। तो एक बार एलिगेशन के चलते, भ्रष्टाचार के एलिगेशन के चलते मदन लाल खुराना जी को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी दिल्ली के सीएम की, और फिर छोड़नी पड़ी अरविंद केजरीवाल जी को। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे दिल्ली के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। दिल वालों की दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली के दिल में क्या है, ये हम आने वाले कुछ समय में आपको बताएंगे। हम दिल्ली की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स भी करेंगे, लेकिन आज बात करते हैं दिल्ली के अतीत से कुछ पन्ने पलट करके। और खास बात यह है, दिलचस्प मामला यह है कि दिल्ली की सियासत में ऐसे ऐसे दिलचस्प मोड़ आते गए हैं कि पूरे देश की निगाहें दिल्ली पर चली गई। एक नौजवान, 33 साल का एक नौजवान एन वक्त पर इसलिए मुख्यमंत्री बन जाता है दिल्ली का कि जिसको दिल्ली की शपथ लेनी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री की, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है और दिल्ली को पहले एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री मिलते हैं। एक वक्त दिल्ली में ऐसा आता है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी प्याज की वजह से चली जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि शीला दीक्षित के पहले दिल्ली का कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाता। मदन लाल खुराना की कुर्सी हवाला कांड में चली जाती है, साहब सिंह वर्मा की कुर्सी प्याज के दामों में चली जाती है,
और सुषमा स्वराज महज 55 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनती हैं। और भी बहुत सारी दिलचस्प कहानियां दिल्ली के दिल में दबी हुई हैं, हम इन पर सिलसिलेवार बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव के बारे में। राजेश भाई साहब, चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव किसान बैकग्राउंड से आते हैं, हरियाणा के एक जमींदार परिवार से उनका ताल्लुक, उनके पुरखे दिल्ली के शकूर नगर में आके बस जाते हैं, फिर केन्या चले जाते हैं, फिर फ्रीडम मूवमेंट होता है और फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी के सत्याग्रह में चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव शामिल हो जाते हैं, कूद जाते हैं उस आंदोलन में, और उनकी करीबियां जवाहरलाल नेहरू के साथ और गांधी जी के साथ हो जाती हैं। फिर दिल्ली में चुनाव होता है मुख्यमंत्री का। तो ये वो किस्सा आप बताइए कि देशबंधु गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, तो अचानक फिर क्या हुआ कि चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव सीन में आ गए। डॉक्टर साहब, आजादी के बाद पहली बार जब चुनाव हुए दिल्ली में, तो 17 मार्च 1952 का दिन तय हुआ कि मुख्यमंत्री को शपथ लेने के लिए देशबंधु गुप्ता जी कांग्रेस के बड़े लीडर थे। दिल्ली उनके नाम पे दिल्ली में कांग्रेस चुनाव जीत के भी आई थी, उनका नाम पहले क्लियर घोषणा हुई। अब जब 17 मार्च को शपथ लेनी थी तो एक दिन पहले उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। अब चूंकि समय निर्धारित था तो इसलिए जहां तक चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव जी की बात है, क्योंकि ये नौजवान थे, इनकी उम्र प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है देशबंधु जी की। तो जब ये इनकी उम्र बहुत कम थी, 33 साल के थे, गांधी जी के सत्याग्रह में कूदे, तो इनका गांधी जी से और इधर जवाहरलाल नेहरू जी से, इन दोनों से इनकी नजदीकियां थी। दोनों सोचते थे कि नौजवान हैं और ये इस टोटल जो फ्रीडम मूवमेंट है इसमें हिस्सा लिया है इन लोगों ने। तो इस बीच में और सारे नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। ये लगता है कि नौजवान है, इसकी अच्छी सोच है, कुछ बेहतर कर पाएगा, मतलब काबिल हो जाते हैं चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव। 33 साल की उम्र में दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। फिर ये कार्यकाल क्यों नहीं पूरा कर पाते अपना? दरअसल उस समय चीफ कमिश्नर होते थे, जो दिल्ली का प्रशासक माना जाता था। तो जब लगातार विधानसभा में प्रस्ताव पास होते थे तो चीफ कमिश्नर और चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव के बीच में हमेशा तनातनी रहती थी, और इसका तनातनी लगभग 3 साल तक चली। तो जब 3 साल तनातनी चली, 3 साल बाद, ये 3 साल हुए थे, 3 साल बाद उस समय के जो गृह मंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, वो इन्हें भी हटा देते हैं मुख्यमंत्री पद से, और जो चीफ कमिश्नर हैं आनंद पंडित, उन्हें भी हटा देते हैं। वो ये कहते हैं कि दिल्ली एक आईना है, जब भी देश आजाद हुआ, और अगर डेवलपमेंट नहीं होगा, इस पर विवाद होगा तो फिर कोई मतलब नहीं। उसके बाद में फिर गुरमुख निहाल सिंह को मौका मिलता है, फिर वो दिल्ली के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि वो भी पूरे 2 साल का कार्यकाल तो बचा नहीं था, पौने 2 साल का कार्यकाल बचा था। 1956 तक वो मुख्यमंत्री पद पर रहते हैं। जब 1956 में इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो डॉक्टर साहब फिर चुनाव नहीं हुआ। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, और ये लगातार 39 साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन रहा। फिर कभी चुनाव ही नहीं हुआ दिल्ली में, और जो व्यवस्था थी राष्ट्रपति शासन वाली, ऐसी दिल्ली चलती रही। दिल्ली में चुनाव 1956 के बाद में 1993 में पहली बार हुआ। हालांकि इससे पहले दिल्ली का चुनाव क्यों नहीं हुआ, ये एक वो था कि भाई दिल्ली को केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, या इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। तो फिर इसे जो है बीच में, मतलब जब राष्ट्रीय शासन लगा उसके 10 साल बाद दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया था। तो तमाम व्यवस्था चलती रही। तो चुनाव हुआ 1993 में। जब चुनाव होता है 1993 में, तो फिर पहली बार मतलब जो दूसरे तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं वो सरकार बीजेपी बनाने में कामयाब होती है, और मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब ये लगातार, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता थे, ये रहे, तो ये भी एक कांड में फंस जाते हैं। हवाला कांड क्या बेसिकली होता क्या है कि उन्हीं दिनों हवाला कांड सुर्खियों में आता है, और उस समय के बीजेपी के बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ऊपर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बीजेपी उस समय पार्टी विद डिफरेंस के स्लोगन के साथ चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक मैं किसी पद पे नहीं रहूंगा। अब आडवाणी जी इस्तीफा दे देते हैं, और उस समय मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, और मदन लाल खुराना
को भी सीबीआई लपेटे में ले लेती है। तो जब वो लपेटे में आते हैं तो शीर्ष नेतृत्व उनके ऊपर दबाव बनाता है कि भाई अब आपका पद पे बना रहना उचित नहीं है, इससे पार्टी की इमेज खराब हो रही है। तो मदन लाल खुराना से इस्तीफा ले लिया जाता है। मदन लाल खुराना के इस्तीफे के बाद फिर ये चर्चा होती है कि साहब मुख्यमंत्री कौन बने। तो सुषमा स्वराज समेत डॉक्टर हर्षवर्धन और सुषमा स्वराज, ये दो लोग उस समय मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। दोनों के नाम चलते हैं ऊपर, शीर्ष नेतृत्व में दोनों का कंसिडरेशन था। लेकिन खुराना सरकार में शिक्षा मंत्री रहे साहब सिंह वर्मा, जो दिल्ली के रहने वाले थे और वो विधायक चुन के आए। वो आरएसएस के कैडर से आए थे। उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा पहले, फिर वो विधायक बन गए और वो शुरू से ही उनकी निगाह दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थी। तो खुराना सरकार में रहते हुए भी वो लगातार दोनों के बीच में एक शीत युद्ध की स्थिति रही और उनका जो शिक्षा विभाग था उसमें नियुक्तियों को लेके भी चर्चाएं रही, आपस में डिस्प्यूट्स रहे। अब ये इस समय जो सिसोदिया जी हैं दिल्ली के शिक्षा मंत्री, ये बड़े सुर्खियों में रहे एजुकेशन में रिफॉर्म्स को, लेकिन पहली बार शिक्षा मंत्री के तौर पे बड़ी सुर्खियां हासिल करी थी साहब सिंह वर्मा ने। फिर साहब सिंह वर्मा ज्यादातर विधायकों को अपने पाले में कर लेते हैं और उसी समय ताजा घटनाक्रम गुजरात का हुआ था, जहां पे केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के बीच में झगड़ा हो गया था। शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह कर दिया था। तो बीजेपी दिल्ली में गुजरात को रिपीट करना नहीं चाहती थी, वो दबाव में आ गया शीर्ष नेतृत्व। तो उनको लगा, तब आज की तरह रिमोट से भी तय नहीं हो रहे थे मुख्यमंत्री। तब ऐसा भी नहीं होता था कि साहब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव हुआ मध्य प्रदेश में और वो लंबे समय से वहां मुख्यमंत्री भी रहे थे, और अचानक मोदी जी ने और शाह जी ने उनसे कहा कि तुम दिल्ली आओ, और वहां पे जो है मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया। वसुंधरा राजे का एक छत्र साम्राज्य चलता था राजस्थान में। मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा कि नहीं, आप नहीं, अब भजनलाल शर्मा देखेंगे। तो भजनलाल शर्मा अब तो रिमोट है ना। हाँ, तो उसी पैटर्न पे अब तब ये पैटर्न नहीं था। अधिकांश विधायक कंट्रोल लेगा था, तो रिमोट कंट्रोल पर वो स्टेट में रहता था। हाँ, और वो उतना पावरफुल इसलिए भी नहीं था कि ताजा विद्रोह हुआ था गुजरात में, तो गुजरात मॉडल इंप्लीमेंट नहीं होने देना चाहती थी बीजेपी दिल्ली में। तो इसलिए उन्होंने साहब सिंह वर्मा को कहा कि भाई इनके साथ ज्यादा विधायक हैं, विधायकों ने इनको विधानमंडल दल का नेता चुन लिया, तो मुख्यमंत्री अब यही होंगे। अब इसी बीच में दिलचस्प कहानी ये होती है कि क्लीन चिट मिल जाती है मदन लाल खुराना को हवाला कांड से। हाँ, तो जब क्लीन चिट मिल जाती है तो वो शीर्ष नेतृत्व से कहते हैं कि भाई मेरी कुर्सी लाओ, और कुर्सी पे बैठे थे साहब सिंह वर्मा। उन्होंने कहा मैं कुर्सी छोड़ूंगा नहीं, मैं नेता हूं विधायकों का, विधायक सब मेरे पक्ष में है। तो होता क्या है कि मदन लाल खुराना धीरे धीरे काम करते रहते हैं और कंट्राडिक्शंस उभारते रहते हैं, और एक दिन 10 विधायक जो है मदन लाल खुराना के पाले में आ जाते हैं और साहब सिंह के खिलाफ खुला विद्रोह कर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब सिंह वर्मा जो दिल्ली के गांव हैं उन्हीं पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, शहरी इलाकों पे काम नहीं कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री नहीं रहे। अब 10 विधायकों से तो नेतृत्व तो बदला नहीं जा सकता था, लेकिन एक दबाव बन गया शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी, और मीडिया में ये बाहर खबरें आ गई। इत्तेफाक से उसी टाइमिंग में प्याज के दामों में आग लग जाती है, और प्याज इतना महंगा हो जाता है कि आम आदमी की पहुंच से, एक साधारण निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की पहुंच से प्याज बाहर हो जाती है। पूरे देश में मुद्दा घूमता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, पहले पेज की हेडलाइंस बनती हैं, और उसके कुछ दिन बाद लोकसभा का चुनाव होना होता है, दिल्ली में चुनाव होना होता है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस इस मुद्दे को लपक लेती है। कांग्रेस में गुस्सा इसलिए भी होता है कि वो ये कह देते हैं साहब सिंह वर्मा जी बोले मैं के प्याज खाता हूँ। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने मैं खाता हूँ, उन्होंने कहा कि आम आदमी प्याज नहीं खाता। वो ये तो कहा था हमारी वित्त मंत्री ने पिछले दिनों, जब रेट बढ़ गया तो उन्होंने कहा प्याज नहीं खाती हूँ मैं। लेकिन साहब सिंह वर्मा ने कहा उस समय कि भाई गरीब आदमी तो प्याज खाता ही नहीं है, तो प्याज तो अमीरों का चौंचला है, तो वो महंगा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का बयान उन्होंने दे दिया, तो उससे गुस्सा और भड़का, उससे नाराजगी उनके प्रति ज्यादा भड़की, और फिर शीर्ष नेतृत्व को भी एक मौका मिल गया कि भाई अब मदन लाल खुराना एंड कंपनी को लगा कि भाई अब मुफीद मौका है, तो उन्होंने अडवाणी जी पे पूरा प्रेशर बिल्डअप कर दिया।
और फिर सुषमा स्वराज महज 55 दिनों के लिए चुनाव से ठीक पहले इसी पैटर्न पे, जिस तरह से हरियाणा में खट्टर साहब को आखिरी वक्त में हटाया, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि एंटी इनकम्बेंसी डाइल्यूट हो जाएगी इससे, एक तो हम दोबारा सरकार में आ जाएंगे और लोकसभा के चुनाव में भी नुकसान नहीं होगा। तो जैसे दुष्यंत चौटाला को बाहर का रास्ता दिखा दिया और खट्टर साहब को केंद्र में ले गए और नायब सिंह सैनी को ले आए, तो एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट करने की कोशिश करी। तो ये फॉर्मूला उस वक्त बीजेपी ने इम्प्लीमेंट किया था दिल्ली में भी। अब दिल्ली में उस वक्त जो है साहब सिंह वर्मा हटा दिए गए और उनको केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया। वो एक अलग कहानी है कि वो बाद में फिर केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं तो वो जो है एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। और वो भी एक पुराना किस्सा है कि वो जगदीश टाइटलर के सामने पहला चुनाव लड़े थे लोकसभा का। हालांकि उस चुनाव में लगभग 80,000 वोटों से जगदीश टाइटलर जीत गए थे, लेकिन वहां से उनको सुर्खियां मिलनी शुरू हुई थी। उनका कद बेसिकली उनका कद वहां से बड़ा था जब जगदीश टाइटलर के सामने चुनाव लड़ा। इस पर फिर कभी हम किसी वीडियो में जाएंगे। लेकिन राणा जी इनके हटने के बाद में मदन लाल खुराना जी को मौका नहीं मिला। हाँ, फिर तो खुराना जी की गाड़ी छूट गई और सुषमा स्वराज उस एक्सप्रेस में सवार हो गई और सुषमा जी को भी मौका नहीं मिला। दिल्ली की जनता ने सुषमा जी को बहुत मौका नहीं दिया। 55 दिन की मुख्यमंत्री रही और उनके बाद चुनाव हो गए और चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। शीला दीक्षित जबरदस्त मैंडेट के साथ कांग्रेस की मुख्यमंत्री बनी और 15 साल उन्होंने ये शासन चलाया। और इस 15 साल में उन्होंने दिल्ली में, चूंकि ये बहुत तेजी से बदल रही थी इस पीरियड में, दिल्ली हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो ट्रेन इसी बीच में आई, तो एक डेवलपिंग दिल्ली का नारा जो है उस समय चला और उनको शीला दीक्षित जी को इसका माइलेज लगातार मिलता चला गया। क्योंकि वो पहली ऐसी महिला है कि जो लगातार, जिन्होंने पूरा कार्यकाल उस समय तक जो मुख्यमंत्री रही। हाँ, किसी ने पूरा नहीं किया था, किसी ने पूरा नहीं किया। तो पहली मुख्यमंत्री रही। ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया कि 5 साल कोई मुख्यमंत्री नहीं रह पाता, और ये रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया कि 15 साल मुख्यमंत्री रही, जो अब तक कोई नहीं रह पाया। हालांकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जिस पटरी पर चल रहे थे उससे लगता था कि इनकी गाड़ी शीला दीक्षित वाले ट्रैक पे दौड़ रही है, लेकिन कई हादसे बीच में हो गए, वो डिरेल हो गए। क्योंकि जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड तो इसलिए हो गया शीला दीक्षित का नाम कि वो कंटिन्यू 15 साल मुख्यमंत्री रहे। और फिर शीला दीक्षित के दौरान ही, चूंकि 15 साल में दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त हो जाती है, तो दिल्ली में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा बनता है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा बनता है। और इन मुद्दों के बीच हम देखते हैं कि इन मुद्दों को लपक लेते हैं उस वक्त एनजीओ चलाते थे अरविंद केजरीवाल, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, उनकी पत्नी प्रशासनिक अधिकारी, और उस मुद्दे को लपकने में, कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में बैकडोर से आरएसएस कैडर का भी सपोर्ट रहता है, सारे एनजीओज का सपोर्ट रहता है। दिल्ली में अन्ना का मूवमेंट चल जाता है, अन्ना का जो अनशन था वो लंबा चलता है, और उस सारे का पॉलिटिकल माइलेज अरविंद केजरीवाल लेते रहते हैं। तमाम बड़े लोग जुड़ते हैं, जेएनयू के प्रोफेसर आनंद जुड़ते हैं, उधर योगेंद्र यादव जुड़ते हैं, कुमार विश्वास जुड़ते हैं, बड़ी टीम, पूरे देश के बड़े बुद्धिजीवियों की एक बड़ी टीम खड़ी हो जाती है। और अन्ना मूवमेंट के बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम कर देते हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी के फ्रेम करते वक्त उसमें पूरी कमान वो अपने हाथ में रखते हैं। बाद में धीरे धीरे एक एक को साइडलाइन करते चले जाते हैं। आनंद प्रधान छूट जाते हैं, योगेंद्र यादव छूट जाते हैं, कुमार विश्वास छूट जाते हैं, अरविंद सिसोदिया उनके साथ, मनीष सिसोदिया उनके साथ रहते हैं, संजय सिंह उनके साथ रहते हैं। और फिर एक दिन वो आता है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ता है। न केवल आरोपों का सामना करना पड़ता है, उनको जेल जाना पड़ता है। और जब वो जेल चले जाते हैं तो जेल से शासन चलाते हैं दिल्ली का। एलजी के साथ उनका लगातार कंट्राडिक्शन रहता है। और जब जेल से बाहर जमानत पे आते हैं तो चुनाव नजदीक देख करके अरविंद केजरीवाल बड़ा दांव खेल देते हैं, और वो आतिशी को, जो देश इस समय दिल्ली की युवा मुख्यमंत्रियों में दूसरे नंबर पे हैं, चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव 33 साल की उम्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री बने,
और अब आतिशी दूसरी युवा सेकंड नंबर पे ये सेकंड जो कम सबसे कम उम्र की और आतिशी जो है उस कुर्सी को खाली छोड़ देती हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे। तो वो ये मैसेज देती हैं कि जैसे जो है भरत ने शासन किया था राम के जाने पे उनकी खड़ाऊ रख के, तो ऐसे ही एक सफेद तौलिया खाली कुर्सी पर पड़ा रहता है, बराबर की कुर्सी पे बैठती हैं आतिशी। और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मुझे आप सब लोग मैंडेट देकर ये साबित नहीं कर देते कि मैं निर्दोष हूं। वो ये नहीं कहते कि मुझे निर्दोष होने की क्लीन चिट न्यायालय दे दे तब मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा। वो कहते हैं कि अगर जनता फिर से आम आदमी पार्टी को सत्ता में ले आती है तो ये मोहर होगी क्लीन चिट की मेरे लिए। तो एक बार एलिगेशन के चलते, भ्रष्टाचार के एलिगेशन के चलते मदन लाल खुराना जी को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी दिल्ली के सीएम की, और फिर छोड़नी पड़ी अरविंद केजरीवाल जी को। और अब अरविंद केजरीवाल जी फिर चुनाव मैदान में हैं और आतिशी दिल्ली की सरकार चला रही है। 25 फरवरी 2025 को, शायद 23 फरवरी 2025 को कार्यकाल पूरा हो जाएगा दिल्ली विधानसभा का। तो जी राजेश भाई आप तो पहले होना है जी। तो ये कुल मिला के दिल्ली की सियासत की दिलचस्प दास्तानें हैं मोटी मोटी। डॉक्टर साहब, अब तो जैसे चलो अब वर्तमान में हम देख सकते हैं कि भाई चलो अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर झमेले हैं, लेकिन आप देखो कि 1952 में जब पहली बार सरकार बनी तब भी ये सब था नहीं। ये तो हमेशा मतलब चौधरी धर्म प्रकाश सिंह पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, फिर गुरुमुख निहाल सिंह आते हैं, वो फिर पूरा कार्यकाल तो जितना बचा उतना कर लिया। उसके बाद में 39 साल दिल्ली में राष्ट्रीय शासन लगता है, और 39 साल बाद जब केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिल जाता है और 1993 में पहली बार चुनाव होते हैं, फिर भाजपा के अनुभवी मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बनते हैं, वो भी पूरा कार्यकाल नहीं कर पाते। साहब सिंह वर्मा नए चेहरा होते हैं, वो भी फिर जो है वो जो प्याज का मामला वो भी हट जाते हैं। सुषमा स्वराज जो उस समय की जो बीजेपी की जो नेशनल कोर कमेटी की सबसे टॉप लीडर में आती थी, लीडरशिप में आती थी, हालांकि उन्हें कार्यकाल कम मिला, जनता ने फिर जनादेश नहीं दिया। शीला दीक्षित इतिहास बना लेती हैं, 3 बार लगातार पूरा कार्यकाल कर लेती हैं। अरविंद केजरीवाल जी लगातार आते हैं, वो पूरा मूवमेंट से आते हैं। और ये भी है कि जब हम देखते हैं 2015 का चुनाव तो पता चला कि वो एक तरफा ही सब जीत कर लेते हैं। वो पहली सरकार अरविंद केजरीवाल बनाते हैं कांग्रेस के सपोर्ट से, जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़के वो सत्ता में आए, जिस पे उन्होंने भ्रष्टाचार के एलिगेशंस लगाए, उसी के सपोर्ट से वो पहली सरकार बना लेते हैं। और वो फिर ज्यादा दिन चलती नहीं, उसके बाद फिर वो दोबारा चुनाव, राष्ट्रपति शासन लगता है, फिर चुनाव होता है दिल्ली में, तो वो जनता इस बार क्लियर मैंडेट देती है केजरीवाल को। और फिर उसके बाद जो दूसरा चुनाव होता है उसमें तो जबरदस्त मैंडेट के साथ आते हैं, एक तरफा मैंडेट के साथ केजरीवाल आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये अफसोस तो होगा अरविंद केजरीवाल जी को कि जिस बड़े मूवमेंट के साथ वो आए, शीला दीक्षित का रिकॉर्ड भी तोड़ पाए। हाँ, वो तो नहीं तोड़ पाए। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल के पास समय लंबा है अभी, तो इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि दिल्ली जो है, दिल्ली की जो हुकूमत है उसके बड़े मायने हैं। दिल्ली किसके पास रहती है, हालांकि वो उस तरह का बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली की सत्ता के बड़े मायने हैं। और अरविंद केजरीवाल मोदी जी के लिए परेशानी बीच बीच में खड़ी करते रहते हैं, तो वो निश्चित तौर पे बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी कि उनके हाथ दिल्ली आ जाए। एक नया अपडेट ये आया है, हालांकि चुनाव को बिल्कुल फूक गया, तो जैसे अभी बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं, तो इसको लेके एक रेवड़ी चर्चा, ये बड़ा चर्चा में है इस समय कि रेवड़ी चर्चा को लेकर सभा का आयोजन होना है। ये कहा गया आम आदमी पार्टी की ओर से कि दिल्ली में 65,000 सभाएं करेंगे छोटी बड़ी, और उनमें लोगों से पूछेंगे क्या ये जो ये बिजली पानी शिक्षा हम दे रहे हैं सस्ते में, क्या ये रेवड़ी है? क्योंकि इसको टारगेट किया था प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स को, कहा था कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं, ये परंपरा बंद होनी चाहिए, वोट लेने के लिए रेवड़ी बांटना। ये अलग बात है कि खुद प्रधानमंत्री और उनकी सरकार और उनकी पार्टी ने न जाने कितनी तरह की रेवड़ियां बांटी हैं, अब इतनी तरह की वेलफेयर स्कीम्स वो लेके आए हैं वोटों के लिए, ये तो सब ने हमने देखा ही है। नगद पैसा भी दे रहे हैं। तो दोस्तों जो है नगद पैसा कैसे किसानों को मिल गया ना? हाँ, खाते में, जब कैश खाते में भी जा रहा है किसानों को। रेवड़ी तो नहीं कहेंगे, वो तो लाभ है। तो लेकिन वो
ये अलग बात है दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। और हम आपको और बहुत सारे वीडियो लेकर के आएंगे दिल्ली के बारे में, दिल वालों की दिल्ली के बारे में, दिल्ली के दिल में क्या है ये जानने के लिए ग्राउंड पर भी निकलेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।